वहीं आसाराम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जोधपुर हाईकोर्ट में आसाराम के वकील राम जेठमलानी अपनी जिरह पूरी करेंगे, जिसके बाद सरकारी पक्ष को सुनने और जोधपुर पुलिस की केस डायरी देखने के बाद कोर्ट जमानत पर फैसला लेगा। जोधपुर हाईकोर्ट में ही आज शिवा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। शिवा आसाराम का बेहद खास सेवादार माना जाता है। पॉलिटिकल दबाव है उनके ऊपर, इसलिए सरकार जो है कहीं ना कहीं शिकार बना रही है बाबू आसाराम को। आप कहते हैं तो शायद होगा इसमें वजन। लेकिन सर पोक्सो आप बात कराने में राज्यसभा में आप तो उसके खिलाफ क्यों फैसला? I argue matters in court. I don't argue matters before the press. Please don't do that. Yesterday also I had, you know what I did to. Please don't ask these questions. It's not right. I'm a responsible lawyer. I'm not. Please don't ask these questions. You come to the court and see what happens there. आओ, आपको छुट्टी नहीं मिलती है तो मैं जज को बोलूँ आपके लिए। इंडिया न्यूज संवाददाता देवेंद्र मेरे साथ जोधपुर से लाइव मौजूद है। देवेंद्र, मुझे ये बताइए, आसाराम की जमानत याचिका पर क्या सुनवाई शुरू हो गई है? क्या राम जेठमलानी पहुंच चुके हैं? और सरकारी और अभियोजन पक्ष की तरफ से आज आर्ग्यूमेंट क्या कुछ संभावित है? देखिए राशिद, अब से कुछ देर पहले ही ये कोर्ट में प्रवेश कर चुके हैं राम जेठमलानी, और सरकारी अभियोजन पक्ष की ओर से वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। आनंद पुरोहित मौजूद हैं, उनके साथ में और दूसरे अधिवक्ता हैं वो मौजूद हैं। आज सीधे तौर पर राम जेठमलानी जो पिछली सुनवाई के दौरान अपनी जो बहस में मुद्दे उठाए थे, चाहे वो लड़की की उम्र को लेकर हो, चाहे वो एफआईआर देरी से दर्ज कराए जाने को लेकर हो, चाहे वो घटना के बाद भी आश्रम में पीड़िता और उनके माँ बाप की मौजूदगी क्यों रही, इसको लेकर सवाल उठाए गए थे। और उस घटना स्थल के आसपास के जो माहौल है, जो एफआईआर में दर्ज है, उस पर सवाल उठाए गए थे। तो कहीं न कहीं उन सब का जवाब जो है वो आज अभियोजन पक्ष की ओर से दिया जाना है। किस तरह से वो देंगे, क्या क्या तैयारियां उन्होंने की हैं, ये अब से कुछ देर बाद सामने आ पाएगा, क्योंकि कोर्ट उनकी तैयारियों के बाद ही ये तय कर पाएगा कि आखिर आसाराम को जमानत दी जाए या नहीं। देखिए, राम जेठमलानी की तरफ से जो तमाम दलील तैयार की गई है, जिसके बारे में अभी फिलहाल मुख्तलिफ जानकारी है, वो ये है कि राम जेठमलानी का ये कहना है कि जो पीड़ित लड़की है उसे क्रॉनिक सेक्सुअल डिसऑर्डर है। इसके अलावा ये कहना है कि वो बालिग है, माफ कीजिएगा। साथ ही साथ ये भी दलील दी जा रही है कि आसाराम की जो है बहुत ज्यादा सेहत खराब रहती है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन वो जो एक टेप सामने आया था, श्याम पेंटर वाला जो टेप सामने आया था, जिसमें आसाराम के जो सेवादार है श्याम पेंटर, वो लगभग धमकी भरे अंदाज में ये कह रहा था कि देख लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा, सरकार बदल जाएगी तब समझ लेंगे। ये टेप जो है कितनी बड़ी मुश्किल आज पैदा करने जा रहा है आसाराम के लिए। देखिए राशिद, ये टेप भी आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। हमारी जो अभियोजन पक्ष के लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि इस तरह का जो टेप है वो भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि ये अब तक जो भी जमानत के लिए एप्लीकेशंस आसाराम के वकीलों की ओर से लगाई गई है, उसमें मुख्य आधार यही बताया गया है कि उनकी उम्र ज्यादा है और वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, इस केस को प्रभावित जमानत मिलने के बाद नहीं करेंगे। अब जब धमकी वाला टेप जब सामने आया है, तो कहीं ना कहीं आसाराम की जो ये की ओर से जो ये बार बार दावा किया जा रहा था कि वो प्रभावित नहीं करेंगे, वो जो दावा है वो झूठा साबित हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक अहम चीज है, ये एक नया डेवलपमेंट है। इसको लेकर कोर्ट में अब अभियोजन पक्ष की ओर से जो दलील रखी गई थी, अब जो अभियोजन पक्ष की ओर से जो दलील रखी जाएगी वो किस तरह से होगी, कितनी दमदार होगी, क्या क्या तर्क उसके होंगे। साथ ही जो नाबालिग को लेकर, नाबालिग का प्रमाण पत्र को लेकर राम जेठमलानी ने सवाल उठाए थे, उस पर भी अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के अंदर जो 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड के सर्टिफिकेट्स हैं उनके कॉपीज पेश करने की तैयारी में है। तो कहीं न कहीं अभियोजन पक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ है, और कहीं न कहीं राम जेठमलानी के जो जवाब हैं वो अब से कुछ देर बाद यहां सामने आ पाएंगे कि अभियोजन पक्ष उन पर क्या कहता है। ठीक है, शुक्रिया देवेंद्र आपका। फिलहाल के लिए दोबारा मैं जुड़ूंगा।